आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अंदर हमारा अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस और साल्ट चैप्टर 2 है हमारा। सूचक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अलग अलग व्यवहार कर इनकी उपस्थिति की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधी सूचक। तो देखिए, प्राकृतिक सूचक जो हल्दी, गुड़हल, रंगीन गोभी, लिटमस, और संश्लेषित सूचक जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ये संश्लेषित सूचक के उदाहरण हैं। गंधी सूचक जो गंध बदलकर अम्ल व क्षार की उपस्थिति की हमें सूचना देते हैं गंधी सूचक कहलाते हैं। जैसे गंधी सूचक में आता है लौंग का तेल, प्याज का रस और वनीला। तो देखिए जो सूचक हैं, अब देखिए हम अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखिए अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, और HCOOH यानी कि फार्मिक अम्ल। देखिए अब धातु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब धातु के उदाहरण हैं। तो अम्ल धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। यानी कि जितने भी अम्ल हैं जब धातु के साथ क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करते हैं, और इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो वह फटफट की ध्वनि के साथ, पॉप साउंड के साथ जलती है। यानी कि फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस के ऊपर जब जलती मोमबत्ती ले जाएंगे। तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। देखिए H2SO4 हमने डायल्यूट H2SO4 लिया और जिंक का यानी कि धातु का चूर्ण लिया। जब दोनों को मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस चित्र में देखिए यहाँ हमने इस परख नली में जिंक और डायल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो यहाँ देखिए इस निकास नली में हाइड्रोजन गैस निकलती है और इधर हम इसमें बीकर में हम साबुन का घोल के अंदर डालते हैं। ये धातु ZnSO4, एक तो हमें ZnSO4 प्राप्त होता है लवण के रूप में, और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले यहाँ निकलते हैं, और ऊपर ये जो मोमबत्ती है ये जलती हुई मोमबत्ती इस हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएंगे तो फटफट की ध्वनि, पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो इस क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि धातु जो होती है अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। और इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर देखिए क्षार भी धातुओं के साथ क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन सभी क्षार धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे NaOH ये एक प्रकार का क्षार है, और देखिए जिंक ये एक प्रकार का धातु है। जब दोनों क्रिया करेंगे तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट जो कि लवण है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी क्षार नहीं करते, लेकिन कुछ क्षार धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कर रहा है। अब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब धातु की कार्बोनेट है। कोई भी धातु हो उसके साथ CO3 जुड़ रहा है तो वो धातु का कार्बोनेट है। इसी प्रकार अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर अपन बात करें, ये जैसे HCO3 जिसके साथ जुड़ रहा है तो वो सब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जैसे NaHCO3, KHCO3, कैल्शियम के साथ HCO3 जुड़ रहा है तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है। तो जितने भी धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3, परख नली A और परख नली B ली, हमने दो परख नली ली। एक में हमने सोडियम कार्बोनेट और HCl मिलाया तो हमें NaCl और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यानी कि धातु का कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब परख नली B, हम नीचे वाली परख नली B लेंगे। तो परख नली B में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और अम्ल HCl लिया। तो जब दोनों क्रिया करेंगे तो लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार धातु का कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, दूसरे नंबर पे जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। अब इस निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करेंगे। तो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में जब हम प्रवाहित करते हैं, देखिए जो CaOH2 ये चूने का पानी है, इसमें हम इसका जेली विलियन है, चूने का पानी एक्वस है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सफ़ेद अवक्षेप होता है और H2O लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। यानी कि ये जो अवक्षेप है ये वाटर के साथ घुलता नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, यानी कि अविलेय अवक्षेप प्राप्त होता है। जब हम और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे इस कैल्शियम कार्बोनेट वाले अवक्षेप में
तो देखिए ये घुलने लग जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये CaHCO3 ट्वाइस यानी कि विलयशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्राप्त होगा, यानी कि जो कि घुल जाता है। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कर सकते हैं। देखिए चूने का पत्थर, चाक, संगमरमर, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के ही रूप हैं, यानी कि संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देते हैं। जैसे धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों ही जब अम्ल के साथ क्रिया कर रहे हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। जैसे Na2CO3 ये धातु कार्बोनेट है, HCl ये अम्ल हैं, तो ये बना रहा है NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ क्रिया कर रहा है तो Na+Cl बराबर NaCl यानी कि लवण प्राप्त हो रहा है, प्लस हमें एक और प्राप्त होगी वाटर यानी कि H2O और हमें एक और प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड।